in this 1 hour session, so I'll try to summarize, right, कि ये जो हमारा स्टेट प्लानिंग या कह लो सक्सेशन प्लानिंग, इनहेरिटेंस प्लानिंग, यू कैन से एनी नेम फॉर दिस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ, राइट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और इंडिया में जो जो पर्सनल लॉज हैं, राइट, जो सक्सेशन लॉज हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स हैं। सो इन एनी केस अगर किसी की डिमाइज बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के होती है तो उसके बाद उसकी फैमिली मेंबर्स को किस तरह से सफर करना पड़ता है, इसके ऊपर अभी रिसेंटली मतलब देयर आर वेरियस एजेंसीज और जिन्होंने रिपोर्ट बना के सबमिट की, बिकॉज कोविड में लोगों ने फील किया कि जो लाइफ में उन्होंने वेल्थ अकोमुलेट की, राइट, सो मैं एक पीपीटी के थ्रू जैसे इसको साथ में आपके साथ कवर करूंगा, जो लाइफ में वेल्थ अकोमुलेट की वो वेल्थ डाउन द लाइन, उस वेल्थ को हमने इस केस में ये स्लाइड से अगर मैं पोर्ट्रे करूं कि लाइफ में जो हमने वेल्थ अकोमुलेट की, which is in due to absence of proper documentation, that money is uh, not gained by the actual beneficiary in that case. So those are pending in, lot of money is pending in these unclaimed accounts, right? So there is a, so I think there are three bodies. One is SEBI, RBI, right? And there are small saving schemes. So there are different funds for designed for that. That if anyone is not claiming their investment, that investment is shifted to that particular pool in that case. तो आप देखोगे कि दिस रफली, मतलब जो नंबर अगर हम बात करें, इट्स बिग नंबर इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, unclaimed mutual funds, unclaimed dividends, unclaimed PPF accounts, right? So unclaimed money in the bank accounts, unclaimed matured insurance policies, है ना? There is a certain amount which is kept in like physical shares, so nobody is going to dematerialize, तो वो unclaimed है। सो ये जो मनी अभी अनक्लेम्ड है, अगर टाइम से जिसने वेल्थ जनरेट की बात की, इसने लाइफ लॉन्ग अपनी मेहनत करके इस वेल्थ को एकोमुलेट किया, अगर उसने उसी टाइम पे इसको प्लान किया हो कि डाउन द लाइन जो मेरी क्या विशेष हैं, whom I want to down the line inherit that wealth, अगर उसने उसके लिए प्रॉपर प्लान किया हो तो ये उस केस में उसके लीगल बेनिफिशियरीज को प्रॉपर वे में मिल पाता। ठीक है। सो आवर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दिस सेशन इज कि जितना लाइफ में वेल्थ कमाना जरूरी है, सिमिलरली उस वेल्थ को डाउन द लाइन सेकेंड जनरेशन को पास करना भी बहुत जरूरी है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर है जो उस वेल्थ को अर्न कर रहा है, कमा रहा है ना। एक बहुत सिंपल सी बात आती है कि ये जो हम बात करते हैं स्टेट प्लानिंग कब इंपॉर्टेंट है, जनरली पीपल थिंक कि जो ब्लैक कोट या व्हाइट कोट हम डॉक्टर या लॉयर को तभी फेस करते हैं जब एक्सीजेंसी हो, बट एक्चुअली ये इस तरह से दिस इज नॉट ए टैबू सब्जेक्ट, बिकॉज इट्स आज की डेट में, पिछले टाइम में अगर आप देखोगे, मैं एक जस्ट एक गोल्ड का नंबर ही लूं तो लास्ट 15 ईयर में 10 टाइम हो गया है। तो लोगों के पास ह्यूज वेल्थ, और इंडिया में इफ यू सी द नंबर्स, जो अल्ट्रा एचएनआई और एचएनआई का काउंट इज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ वर्ल्ड वाइड इन दैट केस। तो ये जो वेल्थ इतनी लोगों ने कमाई है, इसको प्रॉपर तरीके से डाउन द लाइन इनहेरिट करने के लिए ये स्टेट प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। जब हम स्टेट प्लानिंग की बात करते हैं या सक्सेशन या इनहेरिटेंस प्लानिंग की बात करते हैं, तो पहला पॉइंट ये आता है कि ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ये सिर्फ उसी के लिए है जो एक अभी सर्टन एज लाइफ में, ओल्ड एज में है। सो माय पॉइंट इज कि अगर किसी के पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं, एक डिसेंट, मतलब एक जस्ट एक घर भी है ना, तो पॉइंट ये है कि मेरे को अगर कोई भी एसेट होल्ड कर रहा हूं तो टेक्निकली मेरे पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि मेरे बाद मैं वो एसेट किसको देना चाहता हूं। एक सिंपल एग्जांपल से आपके साथ डिस्कस करता हूं कि एक एक पर्सन है, जैसे एक क्लाइंट, मैं एक्चुअली लाइव केस है जिसमें 35 ईयर का एक क्लाइंट था। उसने 35 ईयर के क्लाइंट में वाइफ है, 2 बच्चे हैं। 35 में उसने 33 की एज पे उसने एक 2 करोड़ का फ्लैट खरीदा,
उसने अपनी मेजर सेविंग्स उसमें एलोकेट कर दी और 1 करोड़ की सेविंग्स एलोकेट की और 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, 1 CR लोन उसने लिया और ये फ्लैट उसने बाय किया। तो 2 करोड़ का फ्लैट है ये। अभी सिचुएशन ऐसी हुई कि उसका उसका किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, राइट। और ये जो टोटल 2 करोड़ का फ्लैट है इस सिचुएशन में, और उसने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की हुई थी। 1 करोड़ का लोन था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने एक 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया हुआ था। तो उस पर्टिकुलर डेथ के बाद वो जो टर्म प्लान था, उसके बेसिस पे उसने जो होम लोन का जो 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग था वो क्लियर हो गया उसका। So उसकी फैमिली ने वो टर्म प्लान की प्रोसीड से वो उसको क्लियर कर दिया। बट ये अमाउंट क्लियर होने के बाद अभी वो 2 करोड़ का जो एक फ्लैट है, ठीक है, दैट्स एसेट। फैमिली को तो अपने बच्चों की, उसकी उसकी वाइफ को उसके बच्चों की एजुकेशन के लिए, घर के लिए और बहुत चीजों के लिए पैसा चाहिए। लेकिन वो जो एसेट है, बिकॉज इन दिस सिचुएशन उसकी फैमिली में उसकी एक मदर थी, 2 बच्चे थे और उसकी स्पाउस थी। इस केस में बिकॉज कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, तो इसको हम क्या मानते थे, इंटरस्टेट, कि उसने बिना किसी डॉक्यूमेंट डेथ हुई। तो उस केस में उस फ्लैट के ऊपर उसके लीगल एयर्स का राइट है। सो लीगल एयर में उसकी वाइफ है, उसकी मदर है, उसके दोनों बच्चे हैं। सो इट मींस, और बच्चे माइनर हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जब तक बच्चे मेजर नहीं होते, तो वो फ्लैट वो सेल करके, अगर वो चाहे कि मैं किसी छोटे फ्लैट में शिफ्ट कर जाऊं जिसमें मैं 50-60 लाख का फ्लैट ले लूं और 1.5 करोड़ बच्चों की एजुकेशन और अदर एक्सपेंसेस पे इन्वेस्ट कर पाऊं, राइट, उसके लिए, तो शी कांट डू दैट। उसकी वाइफ जो विडो वाइफ है, शी कांट डू दैट। तो ये जब प्रैक्टिकल केस हम सुनते हैं तो ये कॉमन है, बहुत सारी जगह पे लोग घरों पे लोन लेते हैं, बट दे डोंट थिंक अबाउट दिस कि अगर इस सिचुएशन में अगर डेथ हो जाती है और मैंने कोई विल नहीं बनाई, तो उस केस में ये एसेट जो है, ये विल की एब्सेंस के केस में ये एसेट लॉक हो जाएगा जब तक कि बच्चे मेजर नहीं होते। और अगर उसने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की होती तो उसकी वाइफ को बहुत कन्वीनियंस थी। शी कैन सेल द हाउस and accordingly whatever she wants she can do that. सो ये एक लाइव केस जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये लाइव केस क्लियरली पोर्ट्रे करता है दैट इफ यू आर हैविंग एनी एसेट यू शुड हैव ए प्लान फॉर दैट, ताकि इन केस अगर कोई एक्सीजेंसी हो तो जो इंडिया में सक्सेशन लॉज में वो एक डिबेट में या डिस्प्यूट में ना रहे, क्लियर कट जैसे आप चाहते हो। तो एनी इन एनी केस जिसने, अगर मैं जिसकी डेथ हुई, अगर मैं उसकी विश, तो वो ऐसे ही सोचा होगा ना कि अगर कुछ हो गया तो वो डाउन द लाइन उसकी फैमिली जो है वो अगर फ्लैट छोटा करके जो भी उसकी वाइफ करना चाहे कर सके, ठीक है। सो ये एक मैंने एक लाइव एग्जांपल आपसे शेयर किया जिसमें ये रियलाइजेशन हमने देखी कि ये स्टेट प्लानिंग हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है जिसके पास एसेट है, ठीक है। तो अभी आई थिंक सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जब हम ये चीजों के बारे में, स्टेट प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, तो देयर आर डिफरेंट टूल्स लाइक जिसमें हम लोग नॉमिनेशन, जॉइंट होल्डिंग, विल्स, प्राइवेट ट्रस्ट, ये कॉमन टूल्स हैं हमारे। अभी सबसे मेन चीज ये है कि इंडिया में 90% नंबर, अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट 90% नंबर पीपल फील, लोगों का मानना है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स में, अपने बैंक अकाउंट में, अपने म्यूचुअल फंड में, अपने डीमैट अकाउंट में, इन सब पीपीएफ अकाउंट में, इन सब जगह पे मैंने अपना नॉमिनेशन कर रखा है, या मैंने इन सभी अकाउंट में ज्वाइंट होल्डिंग कर रखी है। तो मैंने अपने एसेट्स की प्लानिंग कर रखी है। तो मेरा ये मानना कि नॉमिनेशन और ज्वाइंट होल्डिंग अगर मैंने अपने एसेट्स में प्लान करके ऑलरेडी कर रखी है, तो क्या मैंने स्टेट प्लानिंग कर रखी है? जो हम अभी बात कर रहे थे कि विल एंड सक्सेशन प्लानिंग होना चाहिए, क्या मैंने वो एक्चुअली कर लिया है? सो नो। अगर किसी ने, अगर जो हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको कोट करते हैं विच इज ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ओवरऑल नंबर, कि मैंने सोचा मैंने अपनी वाइफ के साथ, मैंने अपनी वाइफ के साथ बैंक में डीमैट या एफडीज है मेरी सारी वाइफ के साथ ज्वाइंट है, और मैं ये मानता हूं कि मेरे बाद जैसे मेरे 4 बेटे हैं, बट पहले मेरी वाइफ को पैसा मिलेगा
फिर उनकी डेथ के बाद बच्चों को मिलेगा। तो मैंने अपने एंड पे क्या सोचा हुआ है कि मैंने तो ज्वाइंट होल्डर बनाया हुआ है वाइफ को, लेकिन व्हाट लॉ सेज, व्हाट आरबीआई सर्कुलर सेज इन दिस केस, कि अगर आपने अपनी कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में ज्वाइंट होल्डर बनाया है, सो वो ज्वाइंट होल्डर का मतलब है कि वो इट्स जस्ट टू ऑपरेट द अकाउंट, इट्स नॉट ए सेकंड होल्डर, इज नॉट ए लीगल बेनिफिशियरी फॉर दैट। तो ये ज्वाइंट होल्डिंग जब हम ये बात करते हैं तो इट मींस इट गिव्स द राइट टू ऑपरेट द अकाउंट, वो ईदर और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर, लेटर और सर्वाइवर। लेकिन ज्वाइंट होल्डिंग में जो ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, टैक्सेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फर्स्ट होल्डर की है। सो दैट क्लियरली शोज कि एज पर लॉ द ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इज द फर्स्ट होल्डर। सो ये जो एक मिथ है कि ज्वाइंट होल्डिंग में मैंने वाइफ को नॉमिनी बनाया है ना, वाइफ को सॉरी ज्वाइंट होल्डर बनाया है, या मेरे पास मैं अगर ये बात करूं कि मैंने अपनी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट में पीछे सेबी ने बहुत प्रेशर डाला कि ये कट ऑफ डेट है, हम आपको सबको नॉमिनेशन करना जरूरी है, बट क्या लॉ उसको रिकॉग्नाइज करता है? अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक सालगांवकर का केस हुआ है, ठीक है ना, तो पीछे डिफरेंट एक्ट्स में, चाहे वो डिपॉजिटरी एक्ट है, चाहे वो कंपनीज एक्ट है, वहां पे उन एक्ट्स में नॉमिनेशन को एक स्टेटस दिया गया कि दैट नॉमिनी इज ए बेनिफिशियल नॉमिनी। और ये चीज में जब ये केस पहले हाई कोर्ट में और फिर 2023 में अभी फाइनली सुप्रीम कोर्ट का सालगांवकर केस का वर्डिक्ट आया, देन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्लियरली सेज कि इन एनी केस जहां पे हम ये नॉमिनेशन की बात करते हैं, देन कोई भी जो हम एक्ट में कुछ भी पास किया है, चाहे वो कंपनीज एक्ट में पास किया है, डिपॉजिटरी एक्ट में पास किया है, दैट विल नॉट ओवर रूल द सक्सेशन लॉस। इट मींस कि कहीं भी आप नॉमिनी बनाओ, कहीं भी आप नॉमिनी बनाओ, दैट नॉमिनी इज जस्ट ए कस्टोडियन ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। सो हम यहां पे अभी अभी जो पहला सेशन का मेन एक स्टार्ट में आपका ब्रीफ जो मैंने कवर किया कि चाहे मैंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, सेकेंड सिचुएशन चाहे मैंने नॉमिनेशन किया हुआ है इन ऑल इन्वेस्टमेंट्स, है ना, सिर्फ इंश्योरेंस में अभी इट्स ए डिबेटेबल, क्योंकि कंपनी एक्ट्स का और डिपॉजिटरी का तो ओवररूल हो गया है। इंश्योरेंस में स्टिल अभी तक इंडस्ट्री प्रैक्टिस और सब में 2015 के बाद बेनिफिशियल नॉमिनी माना जाता है। दैट्स द ओनली थिंग वेयर वी कैन से कि अभी तक कोर्ट की कोई ओवर रूलिंग नहीं है, अपार्ट फ्रॉम इंश्योरेंस, है ना, वेयर आई थिंक देर इज ए स्टिल ग्रे एरिया, और वो इन द फेवर अभी उस केस में एक ग्रे एरिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन ऑल अदर थिंग, नॉमिनी इज जस्ट ए कस्टोडियन, ज्वाइंट होल्डर इज जस्ट ए कस्टोडियन टू ऑपरेट द अकाउंट। सो ये तीनों अगर हम तीन कैटेगरी अभी आपसे डिस्कस कर रहे थे, तो व्हाट इट मींस, इट मींस अगर आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, या नॉमिनी बनाया है, या ज्वाइंट होल्डिंग की है, तो ये तीनों केस में हम ये मानेंगे कि आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की है, यू आर प्रिपेयरिंग, मतलब इसको लॉ टर्म्स में देर आर टू थिंग्स, वन इज इंटरस्टेट एंड अनदर इज टेस्टामेंट्री। सो वी एज्यूम कि ये सारी जो आपने प्लानिंग की है दैट इज इंटरस्टेट सक्सेशन। तो इस केस में अगर डेथ होगी, तो जो भी उसके लीगल एयर होंगे एज पर लॉ, उसके रिलीजन के बेसिस पे इंडिया में जो लॉ एप्लीकेबल है, उसी को डिस्ट्रीब्यूट होगी, चाहे नॉमिनी कोई भी हो। तो मेरा ये मानना है, मैं इतने पिछले टाइम में थाउजेंड्स ऑफ एडवाइजर्स से हम इंटरेक्ट करते हैं और वी फील कि ग्राउंड लेवल पे लोगों में ये वाली बात में क्लैरिटी नहीं है। सो ये जो क्लैरिटी नहीं है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोगों का काम तो मेन एजुकेशन का है, सो एज ए एजुकेशन प्रोवाइडर इन फॉर फाइनेंशियल एडवाइजर, बट मेरे को ऐसा लगता है कि वी नीड टू वर्क ऑन दिस। आई थिंक जो लोग इस सेशन में इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो लोगों को एजुकेट करें। जब तो ये एक पॉइंट हमने आपके साथ ये सालगांवकर केस प्रॉपर ये डिस्कस किया। आई थिंक दो द सेकेंड एस्पेक्ट जो हम बात करते हैं दैट इज विल। विल मीन्स ए टेस्टामेंट। जब सो इसका मतलब ये विल एक बहुत स्टैंडर्ड जो हम बात करते हैं,
इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको लॉ टर्म्स में हम बोलते हैं एनिमस टेस्टेंडी। व्हाट इट मींस कि जो मरने वाले की लास्ट विश क्या थी। तो इस केस में जो उसकी जो विश है वो अगर डॉक्यूमेंट करता है ना, तो उस केस में हम लोग आपको सेशन में आगे डिस्कस करेंगे कि विल बनाते वक्त, क्योंकि कई बार हम विल बना देते हैं लेकिन अगर वो विल ठीक से नहीं बनी, उसमें जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स प्रॉपरली कवर नहीं हुए, तो सम टाइम दैट इज आल्सो सिमिलर लाइक टू इंटरस्टेट, क्योंकि वो डिस्प्यूट में अटकी रहेगी। सो अगर कोई विल सक्सेशन, टेस्टामेंट्री सक्सेशन या विल अगर हम बनाना भी है, तो इट इज नॉट ए कि हम सिंपल एक डॉक्यूमेंट राइटर पे जाएं और उसको बोले ये 1,000 रुपए लो और नाम चेंज करके एसेट लिख दो। दैट इज नॉट ए वायबल डॉक्यूमेंट, बिकॉज वो कॉन्टेस्ट हो जाएगा, चैलेंज हो जाएगा, मे बी फिर उस केस में फायदा नहीं है उसका। सो down the line in this session we will cover कि what points you need to take care when you are drafting a will। ठीक है। So will is a testamentary succession and the last which we will discuss as a, जो कि there are certain situation जहां पे ट्रस्ट की जरूरत है। ठीक है। वो कौन सी situations हैं उनको हम डाउन द लाइन सेशन में कवर करेंगे। सो ये ओवरऑल एजेंडा है, मैंने प्रोग्राम का थोड़ा आपके साथ ब्रीफ के साथ इसको कवर किया। ये हम लोगों ने आपके साथ ये नॉमिनेशन वाला जो केस आपके साथ डिस्कस किया, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट 2023 केस। हम लोग आपके साथ एक मनी लाइफ ने अभी एक तकरीबन 100 पेजेस प्लस एक रिपोर्ट है, ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर नॉलेज है, सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर नॉलेज है। सो मैं कोशिश करूंगा वो आपको रिपोर्ट जो है हम लोग आपके साथ शेयर करें। मैं एक सेकंड के लिए अगर आपको, हमारे पास वो मनी लाइफ की रिपोर्ट जो है एक सेकंड में हो तो मैं आपको चैट बॉक्स में अभी शेयर करने के लिए सोच रहा था। सो देर इज वन रिपोर्ट ऑन मनी लाइफ, जस्ट मैं एक सेकंड। सो आई जस्ट मनी लाइफ स्टेट रिपोर्ट मैंने आपको ये चैट बॉक्स में शेयर की। ठीक है। आई थिंक इस केस में आई जस्ट शेयर विद, सॉरी, इस केस में विद एवरीवन, आई थिंक दिस इज नॉट प्रॉपर्ली शेयर, जस्ट गिव मी 1 minute। So this report is very vast. I think whenever you want to upgrade yourself with the current knowledge, तो इसमें आपको पूरा जो हम अभी बात कर रहे हैं ये सब कुछ रिटर्न में प्रॉपर दिया हुआ है। ठीक है। तो ये रिपोर्ट आप रेफर करेंगे तो इसमें जैसे, और अलॉन्ग विद दिस रीसेंट केस द थिंग्स विच वी आर डिस्कसिंग वो आपको और क्लियर होंगी। तो हमने आपके साथ नॉमिनेशन इन ऑल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट डिस्कस किया जिसमें कस्टोडियन है। सेकेंड स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि इंश्योरेंस में अगर स्पाउस, किड्स और पेरेंट्स, इनको आपने नॉमिनी बनाया है तो जिसका नाम उस पॉलिसी में है वही एक्चुअल में उस केस में वो ऑनर माना जाएगा। तो ये 2015 की अमेंडमेंट के ऊपर है ना। ये वाली चीज अभी इस केस में इस तरह से चल रही है, बट स्टिल वी फील कि अगर इंश्योरेंस के केस में भी अगर आप प्रॉपरली जो भी चीजें आपने इसको सेफगार्ड करने के लिए, आप जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज कई बार 5 करोड़ 10 करोड़ की पॉलिसीज होती हैं, तो जिसका नाम नॉमिनी में डाला हो या जिस भी फॉर्मेट में डाला हो, तो आप प्रैक्टिकली इंश्योरेंस में, पॉलिसी में यू कैन मेक n number of nominees, percentage wise you can specify the share, you can do successive nomination कि अगर इसको कुछ हो गया तो ये इसको मिले, है ना, A को कुछ हो गया तो B को मिले। सो सक्सेसिव नॉमिनेशन इज आल्सो पॉसिबल। सो वो सब चीजें आप इस केस में मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इंश्योरेंस में ऑल्दो देयर इज ए बेनिफिशियल नॉमिनी टू सपोर्ट दैट, यू आल्सो प्रिपेयर विल जो आपने बाकी एसेट्स के लिए बनाई है, उसमें वो सेम डिटेल जो आपने इंश्योरेंस में दी है वो सेम चीज आप वहां पे भी लिखो ताकि कल को कोई डिस्प्यूट ना हो। ठीक है। दैट्स अ डबल सिक्योर इन दैट वे दैट बेनिफिशियल नॉमिनी इन इंश्योरेंस एंड द सिमिलर थिंग इज मेंशन्ड इन द विल इन दैट केस। ये ज्वाइंट होल्डिंग का भी मैंने आपके साथ ये पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि ज्वाइंट होल्डिंग जो हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज जस्ट टू ऑपरेट द अकाउंट। सो मे बी आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इन Q&A, right? So at the end of the session we will answer all of your queries, right? So you can write your queries in the question answer box. So now I think we discussed nomination and joint holding in the
in the financial investments. So the second major aspect which we want to cover in this case, joint holding in real estate. So which is different from this financial investment. यहाँ पे ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अकॉर्डिंगली ये ज्वाइंट होल्डिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये गवर्न होते हैं. तो अगर इस केस में कॉन्सेप्ट क्या है कि देयर आर टू टाइप ऑफ ज्वाइंट होल्डिंग इन द प्रॉपर्टी. वन इज जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट चीज को बोलते हैं ज्वाइंट टेनेंसी विद द राइट ऑफ सर्वाइवरशिप. दैट इज द फर्स्ट टाइप. एंड द सेकेंड टाइप इसमें जो है उसको हम बोलते हैं टेनेंसी इन कॉमन. तो पहले मैं आपके साथ जस्ट सिंपल वर्ड्स में जॉइंट टेनेंसी विद द राइट ऑफ सर्वाइवरशिप आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट इट मींस. आई थिंक दिस इज द राइट टर्म जो हम जनरली अभी सोचते हैं कि भाई मेरे बाद ये प्रॉपर्टी किसको जाए, सर्वाइवर को जाए. ये चीज जो है दैट इज एप्लीकेबल इन द रियल जो प्रॉपर्टी सेक्टर में, रियल एस्टेट में ये पॉसिबल है. बट उसके लिए कंडीशंस हैं. अगर आप प्रॉपर्टी में मतलब अगर मैं और मेरी वाइफ या मैं और कोई किसी के साथ भी ज्वाइंट होल्डिंग करना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि मेरे बाद वो प्रॉपर्टी सर्वाइवर को जाए, तो उसके लिए यू नीड टू मेट 5 कंडीशंस. अगर 5 में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो उस केस में हम उसको टेनेंसी इन कॉमन मानेंगे. मतलब उस केस में जो कॉन्सेप्ट है कि मेरे बाद जो ज्वाइंट होल्डर की डेथ के बाद वो सर्वाइवर को चला जाए, वो नहीं होगा. वो तभी होगा जब ये द 5 थिंग्स व्हिच वी आर सेइंग नाउ दोज विल बी कवर्ड इन दैट केस. सो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? सो इन केस ऑफ ज्वाइंट टेनेंसी विद द राइट ऑफ सर्वाइवरशिप में फर्स्ट कंडीशन है कि अगर आपस में हस्बैंड वाइफ स्पाउस का रिलेशनशिप है, दैट इज द वन थिंग. या तो ये वाला ऑप्शन हो कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, ये फर्स्ट कंडीशन. या सेकेंडली फर्स्ट कंडीशन का बी पार्ट क्या है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं है, ब्रदर का, फादर का या कोई भी रिलेशनशिप है. इन दैट केस अगर वो कोई और रिलेशनशिप है तो उस केस में और रिलेशनशिप के केस में जो रजिस्ट्रेशन डीड है जिसमें प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, उस समय रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उस एग्री रजिस्ट्रेशन डीड में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि दिस प्रॉपर्टी इज बॉट अंडर ज्वाइंट टेनेंसी विद द राइट ऑफ सर्वाइवरशिप. अगर ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो उस केस में ये जो हम कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं वो पहली कंडीशन ही अगर फुलफिल ना हुई तो अप्लाई नहीं होगा. तो या तो स्पाउस का रिलेशनशिप हो तो ये लाइन ना लिखी हो तो चले. अगर कोई और रिलेशन में ज्वाइंट होल्डिंग है तो फिर ये लाइन लिखी होनी मैंडेटरी है एज पर द लॉ. ठीक है, तो ये पहली कंडीशन में दोनों में से हमने एक चीज चेक की आपके साथ कि दोनों में से एक चीज है. इसके बाद देर आर 4 एडिशनल कंडीशंस, इसको टीनेंट्स बोलते हैं. वो 4 कंडीशन क्या है? द इंटरेस्ट ऑफ ईच ऑनर इज इक्वल. मतलब सेकेंड इसमें हमारे लिए क्या है कि आपने पहला इस केस में है ये पहली दोनों में से कोई एक चीज हुई, देन एडिशनली द इंटरेस्ट ऑफ ईच ऑनर इज इक्वल. इसका मतलब अगर हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड का 60% शेयर है और वाइफ का 40 है तो वो ज्वाइंट टेनेंसी हो ही नहीं सकती. मतलब उस केस में सर्वाइवर को जाएगा ही नहीं. उस केस में क्या होगा, वो टेनेंसी इन कॉमन मानेंगे कि जिसका जितना शेयर है उसके लीगल हेयर को मिलेगा. वो हम आगे पूरा अच्छे से डिस्कस करते हैं. तो इसका मतलब ये है कि एक तो दोनों का ऑनरशिप राइट इक्वल हो, सेम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट से वो प्रॉपर्टी एक्वायर की हो, सेम टाइम पे एक्वायर की हो, और राइट ऑफ पोजेशन भी दोनों जो होल्डर्स हैं उनका सेम होना चाहिए. अगर ये 4 एडिशनल कंडीशन और अगर इस केस में जो फर्स्ट कंडीशन है वो फुलफिल होती है तब प्रॉपर्टी में उसको माना जाता है कि ये प्रॉपर्टी ज्वाइंट होल्डिंग विद द राइट ऑफ सर्वाइवरशिप, या इसको ज्वाइंट टेनेंसी भी कहते हैं, है ना. लेकिन अगर ये पांचों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती, व्हाट इट मींस, तो उसको हम बोलते हैं टेनेंसी इन कॉमन. टेनेंसी इन कॉमन मींस कि आपने दो पार्ट जो भी इसमें 1 2 3 4 कितने भी ज्वाइंट होल्डर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर ज्वाइंट टेनेंस अगर मतलब पांचों में से कोई कंडीशन कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती
तो उस केस में सपोज देर आर एक 50-50 होल्डर्स है या कोई भी रेशो में है। सो सपोज किसी की जिसकी 40% शेयर होल्डिंग थी उस प्रॉपर्टी में, उसकी डेथ हो गई, तो उसका मतलब है जो जिसकी डेथ हुई है उसके लीगल एयर कौन से हैं, उन लीगल एयर्स को वो प्रॉपर्टी मिलेगी, वो जो उसके करस्पॉन्डिंग लीगल है। जो सर्वाइवर में अगर वो लीगल एयर है, जो उसका ज्वाइंट होल्डर है, जो उसका शेयर है सिर्फ उतना मिलेगा, नॉट कंप्लीट शेयर। ठीक है। तो दिस इज द मीन की प्रॉपर्टी के केस में जो हमने डिस्कस किया कि टेनेंसी इन कॉमन अगर है, तो वो भी एक तरीके से अगर विल नहीं बनी टेनेंसी इन कॉमन के बाद, तो वो उसका सक्सेशन लॉ के हिसाब से जो भी उसके लीगल एयर है उसको वो प्रॉपर्टी, उसको वो शेयर मिलेगा। ठीक है ना। सो दैट इज वी आर सेइंग टेनेंसी इन कॉमन। तो ये प्रॉपर्टी वाला जो एस्पेक्ट है ये थोड़ा टेक्निकल है। मैंने कोशिश की आपके साथ ये बेसिक्स पे कवर करने की कि रियल एस्टेट में लोगों को एजम्पशन लेते हैं कि भाई जो जॉइंट होल्डर है डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, जबकि लॉ कहता है कि अगर आपने ये कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, एक सिंगल भी फुलफिल नहीं हुई, तो वो प्रॉपर्टी टेनेंसी इन कॉमन मानी जाएगी, जितना शेयर है उसके लीगल एयर को मिलेगा, ज्वाइंट होल्डर का जो शेयर है वो उसी का ही मालिक रहेगा, जो जिसकी डेथ हुई है उसका बाय डिफॉल्ट शेयर उसका नहीं हो जाएगा। करेक्ट। तो ये मेरे ख्याल से हम लोगों ने काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया ताकि ये आपका क्लैरिटी रहे। सो ये सब चीजें जब हम डिस्कस कर रहे थे तो एक ही चीज निकल के आ रही थी कि भाई इंटरस्टेट सक्सेशन जो हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में इसमें क्या होता है, व्हाट इट मींस। सो इंटरस्टेट सक्सेशन जब हम बात कर रहे हैं इस केस में, तो इसमें इंडिया में ये पर्सनल लॉज में कोडिफाइड लॉज है। सो अगर हम देखें तो इस केस में हमारे पास जो लोग हिंदू हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, इन सब के ऊपर जो 1956 की हिंदू सक्सेशन में कोडिफाइड लॉ है वो एप्लीकेबल है। तो किसी की डेथ होगी तो उस केस में सक्सेशन, हिंदू सक्सेशन लॉ चेक किया जाएगा, जो प्रोविजंस हैं वो मैं आपके साथ ब्रीफ में कवर भी करता हूं, ठीक है, तो वो फॉलो होगी। अगर कोई क्रिश्चियन, ज्यू और पारसी है तो उसके लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट है। एंड देर इज, जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए अभी तक कोडिफाइड लॉ नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए शरिया लॉज एप्लीकेबल है। सो ये तीन तरह से अगर हम देखें रिलीजन वाइज, ये इंटरस्टेट की जो लॉ के लिए एक्ट एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम जो मेजरली पॉपुलेशन एज ए इन द कंट्री, तो हम लोग हिंदू सक्सेशन को पहले थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करें। तो अगर किसी हिंदू मेल की डेथ होती है, अगर किसी हिंदू मेल मेंबर की डेथ होती है तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है क्लास 1 ईयर का, हु इज फॉलिंग अंडर क्लास 1 ईयर। तो जो क्लास 1 ईयर के बाद है दोज आर लाइक क्लास 2 ईयर्स। लेकिन अगर कोई एक बंदा भी क्लास 1 ईयर में अवेलेबल है तो सारी प्रॉपर्टी उसी की है। तो जितने भी लोग क्लास 1 ईयर में होंगे उनमें वो प्रॉपर्टी क्या होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हु आर फॉलिंग अंडर क्लास 1 ईयर, कौन लोग हैं जो क्लास 1 ईयर में फॉल करते हैं? द विडो ऑफ द डिसीज्ड, सबसे पहले स्पाउस, ठीक है। सेकंड, जो भी उसके सर्वाइविंग सन्स एंड डॉटर्स हैं, चाहे वो मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, डजेंट मैटर, है ना। हमारे यहाँ पे इंडिया में एक बहुत बड़ी मेजर कंफ्यूजन थी, इस अभी भी होगी मेरे ख्याल से, कि 2005 के बाद इंडिया में जो डॉटर्स को राइट मिला है प्रॉपर्टी में। लेकिन इसमें मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमने इसको स्टडी किया, इंडिया में 1956 के बाद डॉटर्स का इक्वल राइट है फादर की प्रॉपर्टी में। जो 2005 में अमेंडमेंट का इतना शोर मचा, दैट इज एप्लीकेबल टू एचयूएफ ओनली, कि एचयूएफ के केस में पहले डॉटर्स को कुछ नहीं मिलता था, बट 2005 के बाद उनको इक्वल राइट मिला। लेकिन इन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, daughters having a equal right in the father's shares, ठीक है, सिंस 1956। तो मैं वही, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। आप अगर देखो जो हमारा ये सेशन आप सुनोगे, यू विल फाइंड लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन दिस। तो इसमें हमारा ये था कि पहले विडो, सर्वाइविंग सन्स एंड डॉटर हैविंग 1 शेयर ईच,
एक शेयर मदर को मिलता है। तो जो डिसीज्ड है उसकी मदर को 1 शेयर। एंड द इसमें लास्ट कैटेगरी है जिसमें हम डिस्कस करते हैं द द हेयर्स ऑफ ईच प्री डिसीज सन और ईच प्री डिसीज्ड डॉटर विल टेक 1 शेयर ज्वाइंटली। तो कहने का मतलब अगर कोई ऐसा जैसे मिस्टर मिस्टर एक्स की डेथ होती है, तो मिस्टर एक्स की डेथ होने के केस में उसके बेटे की डेथ अगर पहले हुई हुई है, तो उस बेटे की जो फैमिली है, उसकी वाइफ और उसके बच्चे हैं, तो उस बेटे का जो शेयर है वो एक सिंगल शेयर उसकी वाइफ और उसके बच्चों में डिवाइड होगा। तो वो चाहे डॉटर है या है सन है, इन बोथ वे दिस विल वर्क। ठीक है, इन बोथ वे दिस विल वर्क इन दिस केस। तो ये हमारा क्लास 1 ईयर का कॉन्सेप्ट है जिसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड द सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो फादर है दैट इज फॉलिंग अंडर क्लास 2 ईयर। तो अगर मेल के मेंबर के केस में अगर कोई भी पहली लिस्ट में ये जो मैंने पॉइंट्स दिए कोई एक भी अवेलेबल है तो उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे देखनी है कि अगर कोई मेल मेंबर कई बार बहुत रीसेंट मैरिज हुई होती है और डेथ हो जाती है, इन दैट केस जो जो उसकी विडो है और कोई बच्चे नहीं है ना, देर आर नो इश्यूज इन दैट केस। तो इन दैट केस वो विडो अगर रीमैरिज भी कर ले, इन दैट केस जो उसके हस्बैंड के फादर की डेथ के बाद जो शेयर मिलना था वो उसको फिर भी मिलेगा। तो कहने का मतलब कई बार लोगों में ये मिसकंसेप्शन है, किसी कोई मिस्टर एक्स है उसके बेटे की डेथ उसके बेटे की डेथ हो गई, ठीक है, तो उसकी वाइफ विडो थी बट उसने रीमैरिज कर ली। जो बेटे की डेथ हुई थी उसके फादर की बाद में डेथ हुई, उसके फादर को लगता था कि जो ये वाले सिचुएशन में उसकी जो बेटे की विडो है उसकी रीमैरिज हो गई, उसका कौन सा शेयर, लेकिन बाद में उसने आके क्लेम किया। तो यहां पे लॉ कहता है कि अगर जैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हम बात कर रहे हैं, तो रीमैरिज होने के बाद भी जो प्री डिसीज की विडो है उसके केस में उसका प्रॉपर राइट है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके बेटे का जो शेयर है उसकी वाइफ को उस तरह से मिलेगा। बहुत टेक्निकल है एक्चुअली, तो इसीलिए हम ये सारी चीजें आपको, आई थिंक इट्स ए 1 hour इज लेस टाइम टू कवर ऑल बेसिक्स थिंग्स। तो मेन चीजें हमने ये कवर की। इन केस ऑफ फीमेल हाउ इट इज डिफरेंट, हमने मेल का कवर किया आपके साथ, तो नाउ फॉर फीमेल अगर उसके केस में डेथ होती है तो हमें ध्यान रखना है कि 1 शेयर विल बी गिवन टू द हस्बैंड। ठीक है, फीमेल के केस में 1 शेयर उसकी लाइफ में जो उसने पैसा कमाया वो 1 शेयर हस्बैंड को मिलेगा, सर्वाइविंग सन्स एंड डॉटर्स को मिलेगा। तो जो भी कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक ही फर्क है ऊपर और नीचे में मेजरली अगर हम देखें कि यहां पे फीमेल के केस में पेरेंट्स को कुछ नहीं मिलता क्लास 1 ईयर में, मेल के केस में मदर को 1 शेयर मिलता है, जबकि फीमेल के केस में ना फादर इन लॉ ना मदर इन लॉ ना फादर या ना मदर, एक कोई भी क्लास 1 ईयर में नहीं आता। ठीक है, तो दैट इज द क्विक समरी, दैट इज द क्विक समरी जो हमने कवर की कि किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये इसमें अगर आप सक्सेशन लॉ को पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। वहां पे एक लिखा हुआ है कि फीमेल के केस में ये चेक करेंगे। देखो, अगर फीमेल मान लो ये क्लास 1 ईयर में कोई भी नहीं है, तो हु विल इनहेरिट द प्रॉपर्टी नेक्स्ट इन दैट केस। तो अगर उसने फीमेल ने प्रॉपर्टी अपने लाइफ टाइम में खुद कमाई है तो वो हस्बैंड के जो लीगल हेयर है उसको मिलेगी। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी फीमेल को अपने पेरेंट्स से मिली है तो वो प्रॉपर्टी पेरेंट्स को वापस चली जाएगी। सो दैट टाइप ऑफ कंप्लेक्सिटी इज देयर इन द लॉ। सो यू शुड बी वेरी क्लियर, जब आप कोई प्रोफेशनल लॉयर से एक्सपर्ट से डिस्कस करें तभी ये सब चीजें आप ठीक से प्लान कर सकते हैं। नाउ आई थिंक हमने ये कवर किया, तो इसके बाद नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज विल। विल जो हम अभी बात कर रहे हैं ना, तो कि अगर हम ये टेस्टामेंट्री सक्सेशन कर रहे हैं और ये विल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि विल जो है उसमें सबसे पहले एक चीज देखी जाती है कि जो बंदे ने विल लिखी है उसकी फ्री विल क्या थी, उसकी इंटेंशन क्या थी। ठीक है,
तो यहाँ पे जो कोर्ट में सबसे ज्यादा केसेस चैलेंज होते हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं विल के केस में, उसमें सामने वाला एडवोकेट जो है वो चैलेंज करता है कि ये जो विल बनाई गई थी उसने फ्रॉड से बनाई। जिस समय विल बनाई गई थी उसने, वो बंदा अनसाउंड माइंड का था, लिकर लिया हुआ था, है ना, या अननेसेसरी कोएर्शन प्रेशर था उस पे, या इम्पॉर्चुनिटी बैगिंग के बैग करके उसने, मतलब वो बंदा जो एसेट्स देना नहीं चाहता था लेकिन फोर्सफुली या इम्पॉर्चुनिटी के थ्रू उससे वो लिखवाई गई विल। इन सब सिचुएशन पे क्वेश्चन मार्क लगा के बिल को वॉइड करवा दिया जाता है। तो अगर हम इन सब के लिए अपने आप को इंटेक्ट कर दें, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कर दें, तो ये क्वेश्चंस आएंगे तो फिर भी, लेकिन फिर वो चैलेंज करके कोर्ट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है कि विल, अगर ये सब चीजें हैं, अगर कोई विल में डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है, कोई लैंग्वेज लिखी है, लेकिन वो क्लियर नहीं है, और सामने वाले एडवोकेट ने ये क्वेश्चन उठा दिया कि जो ये लिखा है ना, इट्स नॉट वेरी क्लियर कि कहना क्या चाहता है, सो दैट विल इज वॉइड इन दैट वे। सो दीज सेक्शंस आर गिवन इन द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। सो इंडिया में जो टेस्टामेंट्री सक्सेशन है दैट इज गवर्न्ड बाय आईएसए 1925। तो वो सारी प्रोविजन आपको इंडियन सक्सेशन एक्ट में मिलेंगी। ये हम लोग अभी आपके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो विल बनाते वक्त, आई थिंक सारी चीजें आप लोग समझ गए, आपने देखा कि विल बनानी जरूरी है। लेकिन विल बनाते वक्त सबसे पहली चीज है कि आपको एक प्रोफेशनल लॉयर की हेल्प लेनी चाहिए। आज की डेट में देर आर लॉट ऑफ एजेंसीज, है ना, जो कि ऑनलाइन विल्स बनाती हैं, बट आई फील कि इफ इट मे बी देर इज ए पर्सनल टच रिक्वायर इन दिस केस, सो यू शुड लोकल लेवल पे यू शुड नीड टू चेक कि समवन हु हैज ए गुड एक्सपोजर अबाउट स्टेट प्लानिंग सक्सेशन के बारे में, जिनका एक्सपोजर हो, वहां पे रिकमेंडेशन से यू नीड टू चूज द लॉयर, चाहे कॉस्ट डबल भी क्यों ना हो, डजेंट मैटर, बिकॉज द स्टेक इज वेरी हाई। यू हैव करोड्स ऑफ एसेट्स। अगर किसी के पास आज 3 BHK फ्लैट भी है ना, एक खाली कुछ और है भी नहीं, तो भी वो 2 करोड़ से कम नहीं होगा। इट्स अ बेयर मिनिमम नंबर, दैट नंबर इज 20 करोड़, 30 करोड़। तो 10,000 अगर विल बनाने पे खर्च भी हो जाए तो मेरे को लगता है कि वो वर्थ इट है, बिकॉज डाउन द लाइन वो इंटेंडेड बेनिफिशियरी को वो एसेट्स प्रॉपरली मिल जाएंगे। तो ड्राफ्टिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और उसमें एक हम लोग बात करते हैं कि विल बनाते वक्त यू नीड टू मेंशन ए रेजिडुअरी क्लॉज, कि अगर कोई भी चीज उस विल में हम लिखना भूल गए, राइट, और या हमने उस डेट ऑफ विल के बाद कोई नया एसेट क्रिएट हुआ, उस केस में वो क्रिएशन ऑफ एसेट में वो किसको मिलेगा? बिकॉज इफ एनीथिंग इज नॉट मेंशन्ड इन द विल, अगर कोई चीज विल में मेंशन नहीं है, ठीक है, तो वो क्या माना जाता है, वो इंटरस्टेट माना जाता है। मतलब आपका जो चीज डॉक्यूमेंटेशन में विल में लिखा है, सिर्फ वही हम लोग उसको इंटेंडेड बेनिफिशियरीज के लिए टेस्टामेंट्री मानेंगे। आपने उसमें जो चीजें विल में लिखना भूल गए या मिसिंग है, उनको क्या माना जाएगा? इंटरस्टेट। जितना लिखा हुआ है सिर्फ वही टेस्टामेंट्री माना जाएगा। तो दिस रेजिडोरी क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फर्स्ट। सेकंड, जो जनरली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जो मेजर कॉन्टेस्ट होता है, जब विल में सपोज घर में 4 बेटे हैं और फादर ने 2 बेटों को मेजर शेयर दे दिया, तो बाकी 2 बेटे तो केस करेंगे ही करेंगे। इस केस में वो जो भी चैलेंज करें, तो सबसे पहले उसको ओवरकम करने के लिए जिस दिन विल बनाई जाए उसी उसी दिन कोशिश की जाए कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से, ठीक है, उससे आपको एक सर्टिफिकेट लेना है कि द पर्सन हु इज राइटिंग द विल इज ऑफ साउंड माइंड। तो ये विल, ये डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, बट जनरली लोग इग्नोरेंस और अवेयरनेस की वजह से ये नहीं कर पाते। तो ये, मतलब अगर मैंने सपोज, मैं जनरल, हम कई बार बात करते हैं कि अगर मेरे को अमरनाथ जाना है, लाखों लोग जाते हैं, तो उस केस में ये डिक्लेरेशन साउंड, ये जो आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए ही होता है, वो भी बनाते ही हैं। ये विल तो स्टेक वाइज ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। सो यू कैन स्पेंड सम टाइम टू गेट दिस सर्टिफिकेट। थर्ड पॉइंट है इसमें आपका, विल में आपको रजिस्टर करना ऑप्शनल है, लेकिन जब आप विल रजिस्टर कर देते हो तो कल को अगर मल्टीपल विल्स निकल के आती हैं, तो जो विल रजिस्टर्ड होती है उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है। और मतलब ये मैंडेटरी नहीं है बट रिकमेंडेड है। ठीक है, तो विल एक आपको रजिस्टर करानी चाहिए। उसके बाद
आपको जब आप विल बनाओ, ठीक है, उसमें दो एग्जीक्यूटर, एक से दो एग्जीक्यूटर अपॉइंट करो कि कल को जो हमने विल बनाई है ना, उसमें मैं डेथ के बाद जो बेनिफिशियरीज को वो एसेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो कौन करेगा। उसके लिए एग्जीक्यूटर होने चाहिए, जनरली प्रोफेशनल एग्जीक्यूटर, अगर स्टेक बहुत हाई है तो प्रोफेशनल एग्जीक्यूटर हो, और अदरवाइज यहाँ पे अगर आपने जिसको भी एग्जीक्यूटर बनाया बस वो बंदा बहुत ओल्ड एज ना हो, ताकि ऐसा ना हो जिसने बनाई है विल उससे पहले एग्जीक्यूटर चल बसे। सो वी नीड टू इंश्योर कि थोड़ा यंग बंदा एग्जीक्यूटर हो, है ना, और वो बंदे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, प्लस उसको कुछ रेमुनरेशन दो उसमें कि इतना पैसा उसको मिलेगा ये करने के लिए। दैट इज द अगेन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जीक्यूटर। फिफ्थ पॉइंट है इसमें हमारा कस्टोडियन। कस्टोडियन में देखो पुराने टाइम पे आप देखते हो कि लोग एक एडवोकेट के पास विल की कस्टडी होती थी। सो जनरली विल यू कैन प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट इन डुप्लीकेट, एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब नॉट जीरोक्स, सेम डॉक्यूमेंट सेम सब सिग्नेचर ओरिजिनल, एक ओरिजिनल बनती है एक डुप्लीकेट बनती है। तो वो एक एक अच्छे जो है प्रोफेशनल एडवोकेट के पास रख सकते हो आप, या वो विल की जो कॉपी है आप रजिस्ट्रार के पास सील्ड इन वेल्प में रख सकते हो, जो कि डेथ के बाद वो सील्ड इन वेल्प रजिस्ट्रार की प्रेजेंस में ओपन होता है। तो वहां पे भी वो जो डिस्प्यूट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। सो आई थिंक दीज 5 पॉइंट्स आर वेरी रेलेवेंट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये सभी विल के ऊपर ही पॉइंट्स हैं कि विल बनाते वक्त कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। सो सिक्स पॉइंट विच वी आर डिस्कसिंग कि विल बनाते वक्त दो विटनेस होना मैंडेटरी है। और ये विटनेसेस का रोल क्या है? लॉ कहता है कि विटनेस को ये जरूरी नहीं है कि विल में क्या लिखा है वो पता हो, डजेंट मैटर। विटनेस का रोल है कि जो विल बनाई उस समय जो टेस्टेटर ने साइन किए वो उनकी प्रेजेंस में किए, और इनका विल की एग्जीक्यूशन में मेजर रोल है। कल को अगर डिस्प्यूट होगा तो विटनेस प्ले एक की रोल। तो अगर आपने वैसे ही किसी को, वकील को पकड़ा, किसी को ऐसे पकड़ के विटनेस डलवा दिए सपोज, सो कल को उस विल को एग्जीक्यूट कराना मतलब एक तरह से बहुत डिफिकल्ट हो जाए। सो विटनेस बनाओ, घर के मेंबर्स को विटनेस मत बनाओ, विटनेसेस यंग होने चाहिए। ये कुछ बेसिक आपको क्राइटेरिया, विटनेस के केस में बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर इस केस में ये विल जो है आपको, जैसे हमने डिस्कस किया, कभी टाइम टू टाइम आपने विल बनाई और वो चेंज करने की जरूरत है, तो कई बार तो कुछ छोटी मोटी चेंजेस होती हैं तो उसको हम बोलते हैं वो चेंज कर दो, उसको बोलते हैं कॉडिसाइल। पूरी विल नहीं चेंज होती। लेकिन कभी भी आप पूरी विल चेंज करो तो उसमें पुरानी विल का डेट ऑन रेफरेंस दो और फिर नई विल बनाओ। तो मतलब यू कैन, एनी वन कैन प्रिपेयर एनी नंबर ऑफ विल्स। सो देखो हमने ये डिस्कस किया कि आप विल चेंज कर रहे हो। अभी जनरली हमारे पास आज की डेट में कई बार एनआरआई क्लाइंट्स आते हैं, उसके इंडियन एसेट्स हैं, ग्लोबल एसेट्स हैं, है ना। तो ही कैन प्रिपेयर डिफरेंट विल फॉर डिफरेंट एसेट्स। तो हम लोगों के पास कई बार किसी का जो अल्ट्रा एचएनआईज हैं उनके लिए कुछ जगह पे विल करना जरूरी है, कई जगह पे ट्रस्ट बनाना जरूरी है। तो फॉर डिफरेंट एसेट्स डिफरेंट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। तो वो सब हम केस बाय केस हम देखते हैं कि वैसे फॉलो करना है। तो ये चीजें हमने आपसे डिस्कस की। तो हमारा इसमें अभी जो लास्ट पॉइंट हम लोग अभी जो बिल के बाद हमारा मेन था, ये एक चीज बहुत कॉमन हम लोग ये वाला फील्ड इंडिया में अगर हम देखें, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इन्वॉल्व इन दिस, तो ये अभी तक मार्केट में पॉपुलर नहीं है। इंडिया में जब हम बात करते हैं फैमिली ऑफिस, वो बड़ा फैंसी सा नाम रख देते हैं, फैमिली ऑफिस। एक ट्रस्ट बनाना है जी, 5 करोड़ 5 लाख रुपए फीस लगेगी क्रिएशन की, है ना। सो बट एक्चुअल में ये एक एक टूल है, ये एक टूल है विच इज रिक्वायर्ड फॉर मोस्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। तो वो ये टूल की नॉलेज सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में कवर करेंगे कि बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे हैं जहां पे विल के ऊपर भी हमें थोड़ा सा और प्रॉपरली एक 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 डॉक्यूमेंट चाहिए जो मैं एसेट्स को मैनेज कर पाऊं। क्योंकि विल के केस में क्या होगा, हम जब अभी डिस्कस करते हैं, जो मेन चीज है कि अगर ये पहला पॉइंट हम जो डिस्कस करते हैं, माइनर, मेंटली और फिजिकली चैलेंज पर्सन, एल्डरली पेरेंट्स, राइट,
ये जो पहला सिचुएशन है, इन सिचुएशंस में अगर हम देखें, अगर जो मेन बंदा है जिसके पास एसेट्स है उसकी डेथ हो गई और जो बेनिफिशियरी है वो इनमें से कोई एक है, माइनर है या कुछ इस तरह से है, ही इज नॉट एबल टू मैनेज द एसेट, जो बच्चे हैं वो उनको एसेट्स को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो विल सॉल्यूशन नहीं दे पाएगी। सो देर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट ट्रस्ट, जिसमें कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में मैं ट्रस्टीज अपॉइंट करता हूं, जो ये जैसे माइनर बच्चे हैं ये, इनको बेनिफिशियरी अपॉइंट करूंगा और उस ट्रस्ट डीड का ऑब्जेक्टिव डिफाइन करूंगा कि भाई आज मैं अपने एसेट ये सारे ट्रस्ट में ट्रांसफर करता हूं, अगर मेरे को कुछ हो जाए तो जब तक बच्चे मेजर नहीं हो जाएंगे या कोई भी जो मतलब हमने ऑब्जेक्टिव ये नहीं पूरा हो जाएगा, तब तक वो एसेट्स मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ट्रस्टीज की है। सो ये वाला जो एक एस्पेक्ट है, ये वाला जो एक एस्पेक्ट है दैट कैन बी फुलफिल्ड थ्रू दिस ट्रस्ट। तो जहां पे भी आप देखोगे ये सब सिचुएशंस हैं, एक सिंगल पेरेंट है, बच्चा माइनर है, अगर अभी उस पेरेंट को कुछ हो गया तो बच्चा अभी छोटा है, तो विल बना के भी क्या करोगे? गार्डियन में प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो पाता, तो उस केस में आपको एक ट्रस्ट बना के प्रोविजन करनी पड़ेगी। ठीक है, आप विल के थ्रू भी ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं टेस्टामेंट्री ट्रस्ट। आप बोल सकते हो कि ये मेरा डाउन द लाइन अगर डेथ हो गई तो, पर वो फिर काफी प्रोफेशनल विल, जिसमें वो विल के थ्रू आप ट्रस्ट बनाओगे। पुराने टाइम में विल के थ्रू एचयूएफ बनाते थे, अभी तो एचयूएफ उतना लिक्विडेटिव नहीं है, बट नाउ अगर ये सब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है तो विल के थ्रू यू कैन क्रिएट ए ट्रस्ट विच इज टेस्टामेंट्री ट्रस्ट, है ना? तो ताकि वो एसेट्स मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं किसी को दे पाऊं। सो इन सिचुएशन में ट्रस्ट रेलेवेंट है। सेकेंड सिचुएशन है कॉम्प्लेक्स फैमिली स्ट्रक्चर। अभी बहुत सारे लोगों जैसे पैसा बहुत है लेकिन कोई डाइवोर्स केस है, रीमैरिज केस है, लिविंग रिलेशनशिप में लोग रह रहे हैं, इन सब सिचुएशंस में अगर कोई विल बनाता है तो कल को बहुत सारे लोग कंटेंडर आ जाते हैं क्लेम करने के लिए कि वी ये हमारा शेयर होना चाहिए। सो इस तरह की सिचुएशन में द बेस्ट वे इज कि जहां आपको पता ही है कि डिस्प्यूट बहुत ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसे केसेस में वी रिकमेंड कि उनको ट्रस्ट बनाना चाहिए। सो देर इज ए रिवोकेबल ट्रस्ट, जो हम बात करते हैं यहाँ पे रिवोकेबल ट्रस्ट। रिवोकेबल ट्रस्ट का मतलब है कि जब तक जिंदा हूं मैं, राइट, तो कंट्रोल मेरे पास है, जब मर्जी चाहूं मैं ट्रस्ट डिसॉल्व कर दूं, लेकिन जिस दिन मेरी डेथ होगी ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी मेरी ट्रस्ट में जो वो मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर की हुई है उसके बेनिफिशियरी जिसको बनाया है वो बन जाएंगे, इसमें कोई कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तो ये जो हम अभी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं जहां पे पता है डाउन द लाइन लिटिगेशन होगी ही, तो उन लोगों को हम बोलते हैं, जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको ट्रस्ट में ट्रांसफर करने में कोई खर्चा भी नहीं है। सो देर इज नथिंग कॉस्ट इन्वॉल्व। तो मैं अपने नाम पे एसेट रखूं या मैं एक ट्रस्ट बना के एसेट रखूं और कभी भी मैं राइट रखूं उसको रिवोक करने का, लेकिन उसमें मेरे पास ये प्रिविलेज है कि जिसको मैं देना चाहता हूं उसको उस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी बनाऊं, तो कल को अगर डेथ होगी तो ऑटोमेटिकली दे विल बिकम द ऑनर, उनको कोर्ट में जाके प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सो इन दीज कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस इफ द एसेट एट स्टेक इज हाई, सो जनरली उनको रिवोकेबल प्राइवेट ट्रस्ट रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, एंड द लास्ट इज आई थिंक ट्रस्ट की जरूरत पड़ती है कई बार, बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलीज हैं, उनका बिजनेस सेंसिटिव है, कभी बहुत प्रॉफिट, बिल्डर है या कोई ऐसे, देर आर सम ट्रेडर्स, दे समटाइम दे मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड इन समटाइम्स दे मेक हाई लॉसेस। सो ऐसे लोग कई बार अपने जो एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दे कैन क्रिएट एन इरेवोकेबल ट्रस्ट। तो मैंने अपने लाइफ टाइम में एक इरेवोकेबल ट्रस्ट बना के दे दिया, मेरे एसेट उसमें ट्रांसफर कर दिए, उसमें मैं जिनको बेनिफिशियरी बनाना चाह रहा हूं वो बना दिया। तो इस केस में सेफर साइड क्या है कि कल को 5 साल बाद अगर वो जो बंदा है उसके जो बिजनेस में लॉस हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो ये वाले एसेट जो उसने इरिवोकेबल ट्रस्ट में 5 साल पहले ट्रांसफर किए हुए हैं उसको कोई अटैच नहीं कर सकता। तो बहुत सारी बिजनेस फैमिलीज, बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स जनरली ये रिंग फेंसिंग करते हैं अपने एसेट्स को।
सो दीज आर द स्पेशलाइज सिचुएशन जहां पे एक प्रोफेशनल्स की जरूरत है। और मैं यही मानता हूं कि जो हमने ये सारा कवर किया, इसमें कोशिश की आपको सिंप्लीफाइड वे में ये सब समझाने की। जस्ट मैंने शुरू में अपने हमारे बारे में डिस्कस किया कि इंडिया में 20 एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं, और हम लोग उसमें प्रीमियम एजुकेशन प्रोवाइडर में फॉल करते हैं। और हमारा रफली अगर हम देखें एज ऑफ नाउ, हर 2 मंथ में रफली एवरी 2 मंथ 40 to 45 न्यू सीएफपीज हमारे थ्रू बनते हैं। ठीक है, सो दैट हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव, जब जैसे अभी हम अपने सेशंस में आपसे डिस्कस किया, आर मेन ऑब्जेक्टिव इज स्किल सेट बिल्डिंग ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स। सो ये जो इतने लोग इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, ये सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और हमारा मतलब मेन एक सेकेंडरी, एक तो हम लोग सीएफपी बनने के दौरान हेल्प करते हैं। एक पोस्ट सीएफपी जो लोग सीएफपी बनते हैं, वी विल डू कम्युनिटी मीट्स। सो वी हैव अराउंड 446 अभी जो सीएफपी मेंबर्स जो कि हमारे थ्रू सीएफपी बने हैं, एंड दिस नंबर इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, है ना। तो दैट इज लाइक कि ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को ये जो इंडस्ट्री में स्टेट प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग में एक प्रॉपर एडवाइस चाहिए, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाए। ठीक है, सो दैट्स द ब्रीफ आई थिंक आई विल कवर। आपका अभी जितने भी हमने डिस्कस किया, सो यू कैन मेंशन योर क्वेश्चन इन दिस Q&A सेक्शन, और या मे बी चैट बॉक्स, तो आई विल आंसर आपकी सारी क्वेरीज में शुरू से ले लेता हूं। अगर आई थिंक anyone has any query, I think maybe you can discuss with me, or maybe I think I'll just allow you ki if you want to just give me 1 second. If you want to raise your hand, I'll answer. You can raise also hand. I'll allow you to raise your hand. You can ask your question, right? So I think one by till now जो भी आपने चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाले हैं, पहले मैं वो आंसर करता हूँ। और इस केस में आपका कोई भी अगर हैंड रेज करेंगे तो वी विल आंसर दोज क्वेश्चन आल्सो। तो आई थिंक अपूर्वा, अभी शायद रिपोर्ट तो मिल गई होगी ना शायद सबको। आई होप सबको चैट बॉक्स में अगर आपको रिपोर्ट मिल गई तो। आई थिंक सम आर सेइंग कि उनको नहीं मिली है, सो आई थिंक वी नीड टू शेयर इट अगेन। एक बार आप शेयर कर दो ओके, सो मैं एक वंस बार अगेन। जस्ट वैसे, ठीक है, तो मैंने जैसे इसमें एक सेकेंड। सो देर आर फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक इन दिस केस, जहां पे लिखा है कैन देयर बी टू विडोज। तो हिंदू सक्सेशन में अगर कोई टू विडोज का केस है तो द विडो का जो एक शेयर है वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा। इसका आंसर ये है। एंड सो एमडब्ल्यूपीए एक स्पेसिफिक बहुत पुराना एक्ट है जो कि जनरली इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए ही काम आता है। तो जो हमने ट्रस्ट की बात की दैट इज क्वाइट डिफरेंट और काफी लार्ज है। एमडब्ल्यूपीए इज स्पेसिफिक लिमिटेड टू की इंश्योरेंस पॉलिसी में आप वाइफ को उसमें अगर एमडब्ल्यूपीए में असाइन कर देते हो, है ना, तो उस केस में वो पॉलिसी फिर वो उनके नाम पे रहेगी और अटैच नहीं हो पाएगी। सो दैट इज वन ऑफ द ट्रस्ट आई थिंक वी कैन से, है ना। सो इफ ट्रस्ट क्रिएटेड विद इंटेंशन टू चीट, अगर ये चीज क्या होती है, 1 2 साल 3 साल जो इनिशियल ट्रस्ट है वो कोर्ट में चैलेंज हो जाता है। लेकिन अगर आपने 5 साल पहले ऐसे ट्रांसफर किए हैं तो वो प्रूव करना कि ये चीटिंग की वजह से किया था। अगर बैंकरप्ट बंदा 5 साल बाद होता है ना, तो वो चैलेंज करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए वो जो आपका क्वेश्चन है कि चिटिंग वाला, आई थिंक वो इफ रिसेंटली आपने ट्रांसफर किया और बाद में बैंकरप्ट हो गए तो वो रिवोक हो जाएगा, तब वो ट्रस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई थिंक रिपोर्ट सबको मिल गई है। इज देयर एनी सेपरेट सक्सेशन प्रॉपर्टी फॉर आवर क्लैंड हेल्ड इन, आई थिंक दैट्स नॉट द केस। आई थिंक इंडिया में सक्सेशन लॉज रिलीजन बेस्ड है। प्रोबेट जो एप्लीकेबल है वो कुछ कुछ इंडिया में जो विल बनी है उसको, उसके लिए प्रोबेट कराना कुछ जगह पे मुंबई में, या देर आर सर्टन प्लेसेस जहां पे मैंडेटरी है प्रोबेट, एंड अदर प्लेसेस इट इज ऑप्शनल, है ना। बट अदरवाइज दिस लॉज आर एप्लीकेबल अक्रॉस इंडिया। एंड आई थिंक ठीक है, मैं कुछ लोगों को प्राइवेट ट्रस्ट एंड फैमिली ट्रस्ट, सो देर इज नथिंग लाइक फैमिली ट्रस्ट। वो
जो ट्रस्ट की फॉर्मेशन होती है ना प्राइवेट में, रिवोकेबल इरिवोकेबल, सो दैट इज विद इन द प्राइवेट ट्रस्ट ओनली. सो आई एम शेयरिंग यू द रिपोर्ट अगेन, मे बी कुछ लोगों को नहीं मिली होगी, मे बी, तो जस्ट 1 सेकेंड. So I'll just share the report. So I think in our flyer there is a number which is we have mentioned. So if you have certain other queries, है ना, you can mention your queries in the chat box. और अभी इसके बाद सेशन के बाद सर्वे फॉर्म भी होगा, आप वहां पे भी अपनी क्वेरी डाल सकते हो. तो मे बी वी विल गेट बैक टू यू इफ यू हैव एनी अदर पेंडिंग क्वेरीज, है ना. So that's all I think from our side. Great, sir. I think there is no hand raised in this case. We answer every query. So thanks for sparing this time on Sunday evening, right? Apurva, anything else? कुछ it's fine ना, कोई और तो. Q&A सेशन उसमें निशा ठाकुर जी ने पूछा. अच्छा, so there are certain queries, तो I think month not a query, वो हमने शेयर कर दी अभी आपको दोबारा से. सो नॉमिनेशन का मतलब, मैंने विनीत आपने जो क्वेश्चन पूछा, सो नॉमिनेशन इज जस्ट ए कस्टोडियन फॉर ऑल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. हम लोग उसको इंटर-स्टेट सक्सेशन ही ट्रीट करते हैं. So Aniket, there is no specific qualification required for executor. Anyone can be a executor. So there is no specific requirement in this case. And there is a Nisha. Can property of a female transfer to her parents if earned or made by her? No. जो उसने लाइफ टाइम में प्रॉपर्टी फीमेल ने अर्न की है वो हस्बैंड साइड पे रहेगी. लेकिन अगर सेकंड सिचुएशन में अगर फीमेल की डेथ होती है और उसके कोई बच्चे नहीं है, सो देयर आर उसके सन एंड डॉटर्स नहीं है, तो उस केस में फीमेल की डेथ होने के केस में उसके हस्बैंड को कुछ नहीं मिलेगा अगर वो प्रॉपर्टी उसके पेरेंट साइड से आई है. सो माय पॉइंट इज कि सपोज उसको फीमेल को उसके पेरेंट्स ने एक फ्लैट गिफ्ट किया मैरिज के टाइम पे, है ना, लेकिन मैरिज के बाद उसकी डेथ हो गई, तो वो जो फ्लैट गिफ्ट किया था और उसके कोई बच्चे नहीं है, सो दैट फ्लैट विल बी रिटर्न बैक टू द पेरेंट्स, और उसके जो पेरेंट्स के लीगल हेयर है, उस हस्बैंड या उसके बच्चों को नहीं मिलेगा. उसके बच्चों को अगर सॉरी हस्बैंड को नहीं मिलेगा, ठीक है ना. अगर बच्चे हैं तो इन दैट केस बच्चों को मिल जाएगा, ठीक है ना. तो ये पॉइंट आई थिंक हमने क्लियर किया कि इन द एब्सेंस ऑफ लीनियन डिसेंडेंट, जो बच्चे अगर नहीं है, तो फीमेल की प्रॉपर्टी जो उसके पेरेंट साइड से आई है वो वापस पेरेंट्स को जाएगी, हस्बैंड को नहीं मिलेगी. देन अपोज दिस आई थिंक मिस्टर पिल्लई योर क्वेश्चन इज, सो हमने पिल्ले जी यही बताया कि यू शुड रेफर सम प्रोफेशनल लॉयर फॉर विल. ये गूगल वाला विल और ये सब चलता तो है ना, बट देर मे बी सम डाउन द लाइन अगर वो कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होगी तो वो कॉन्टेस्ट हो जाएगी. प्रीत कमल जी, देर इज नो स्टैम्प पेपर रिक्वायर्ड टू फॉर विल, ठीक है ना. ये विल के केस में स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं होती. आप एक विल बनाओ और स्टैम्प उसको रजिस्टर कराओ, देर इज नो स्टैम्प पेपर रिक्वायरमेंट इन द विल. एंड इस केस में आई थिंक ये आपका क्वेश्चन लास्ट हुआ. देर इज वन क्वेश्चन, इन केस woman's husband dies but his nominee in his mutual fund was his ex-wife. In case woman's husband dies but the nominee is in mutual fund ex-wife, नॉमिनी से मतलब ही नहीं है ना. अगर एक्स वाइफ है तो उसके साथ डाइवोर्स हो गया है, तो डाइवोर्स होने पे तो वो लीगल एयर ही नहीं है, ठीक है ना. तो अगर उस केस में वाइफ का डाइवोर्स के बाद तो रिलेशन ही नहीं है ना, तो देन इन दैट केस शी कैन जस्ट ए कस्टोडियन. जो अभी करंटली उसके लीगल एयर है, एक्टिव लीगल एयर है, उन्हीं को मिलेगा शेयर. तो सपोज एक्स वाइफ का नाम म्यूचुअल फंड के नॉमिनेशन में है, सो शी इज जस्ट ए कस्टोडियन इन दैट केस, ठीक है. Great, sir. So I think we are on right time, sharp 5 p.m. So thank you. Thanks for lot for sparing this time on Sunday. Bye everyone. Thank you.